आवाज भी मिल रही होगी। एक बार तेजी से आप लोग रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो मिल रही है। चलें, बिल्कुल अब आप सभी को ऑडियो भी जो है बिल्कुल क्लियर मिल रही है। कोई समस्या तो नहीं आ रही है? चलिए जितेंद्र जी शुभ संध्या। चलें, सब कुछ ओके है। तो भैया अब हम लोग जो है आप सभी को पता है कि ये जो इस समय का हम लोगों का सेशन है रात के 9 बजे का, इस समय हम लोग पिछले हफ्ते से 1 हफ्ते से हम लोग जो है प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज भी हमारा एक जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर है, 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग देखेंगे। कई बार इन प्रश्नों को हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा समय इस पे बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग। तेजी से जो है करते जाएँगे, जहाँ पे आवश्यकता होगी, जहाँ पे आपको ज़रूरत महसूस होगी, वहाँ पे आप जो है पूछ सकते हैं। जहाँ पे आवश्यकता मुझे महसूस होगी, मैं स्वयं आपको चीज़ें बताने का प्रयास करूँगा। चलिए, एक बार आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करने में आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं, ये ठीक बात नहीं है। जितने सारे लोग वीडियो को विज़िट करते हैं, उसके 50% लोग भी वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और 10% लोग भी जो है वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो ये भैया आप लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। जब ये सेशन मैंने शुरू किया था, आज 635 नंबर की क्लास है, 635 क्लास मैं आपको करा चुका हूँ। और जिस दिन मैंने सेशन शुरू किया उस दिन मैंने कहा था कि तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। मैं अपना कमिटमेंट निभा रहा हूँ, लेकिन आप लोग अपने कमिटमेंट से पीछे हट रहे हैं। आप लोग जो है थोड़ा-सा आप लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जबकि अब परीक्षा आपके नज़दीक है। जब आप लोग 1 साल पहले आप लोग तैयारी कर रहे थे, जब 1 साल पहले आप लोग जब सेशन में कराता था तो इसके जो है कई गुना संख्या आप लोगों की हुआ करती थी। अब जब आपका एग्ज़ाम जो है 3 से 4 महीने में हो सकता है, तब आप लोगों की संख्या जो है इतनी ज़्यादा कम हो गई है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आप लोग थोड़ा-सा इस पे ध्यान दीजिए, वीडियो को जो है वो शेयर करिए, नए लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए ताकि संख्या जो है हमारी बढ़ सके। साथ ही बात करेंगे दोस्तों तो आप लोगों को दोपहर में 12 बजे 12 बज के 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है आपके ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन के लिए। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, या आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी स्टेट के हिंदी भाषी राज्य के जो है वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इन सभी परीक्षाओं के लिए ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण सेशन हम लोग कर रहे हैं। इस समय ज्योग्राफी में हम लोग टॉपिक वाइज प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग जो है नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ के ज्योग्राफी के प्रश्नों का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए, आपको जो है दोपहर में 12 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप लोग जो है क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। चलें, साथ ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का एक नया बैच भी जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो जो लोग इंडियन ज्योग्राफी खास करके हम लोग अभी जो है आप लोगों के लिए इंडियन ज्योग्राफी का एक बैच शुरू कर रहा हूँ। तो यदि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं भैया, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको इंडियन ज्योग्राफी का बैच भी लाइव स्टडी इलाहाबाद का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे आपको देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं इस बैच में आपको कौन-कौन सी सुविधा मिलेगी, तो आपको जो है क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आपको टॉपिक वाइज आपकी क्लास मिलेगी, आपके हर टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्लास नहीं होगी, डिस्क्रिप्टिव क्लास होगी। इसमें आपके साथ में ये जो है आपको नोट्स जो है आपका प्रिपेयर कराऊंगा। आप लोगों की सबसे बड़ी जो समस्या होती है, आप लोगों का कंप्लेन होता है सर नोट्स नहीं है, कंटेंट नहीं है पढ़ने के लिए, तो इस क्लास के बाद से आपको कहीं से भी कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको डेली एमसीक्यू जो है प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे हम लोग। साथ में जो है आपको जो है 5 टेस्ट सीरीज भी इसमें देखने को मिलेगी, कंप्लीट टेस्ट सीरीज पूरे सिलेबस का कि का जो है 5 टेस्ट आप लोगों के सिलेबस कंप्लीट होने पे आप लोगों को कराऊंगा। साथ में इंडिया की मैपिंग भी मैं आप लोगों के साथ कराऊंगा, क्योंकि मैपिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको 3D 2D में मैप जो है इंडिया का कराऊंगा, अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको कोई भी चीज भूले ना। साथ ही यदि हम लोग बात करेंगे तो पूरी जो क्लास होगी वो हमारी 1 से डेढ़ से 2 घंटे की 1.5 से यदि हम बात करते हैं तो 2 आवर की है जो है आपकी क्लास हो जाएगी। और टोटल नंबर ऑफ क्लासेस की बात करें तो नियर अबाउट 40 क्लासेस इसमें लगेंगी। हम लोग 40 से 45 क्लास में पूरे इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे।
तो यदि आप जो है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को शुल्क इसके लिए बहुत ही कम, मात्र 500 रुपये निर्धारित किया गया है। तो आप 500 रुपये का पेमेंट करके और इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले पे हम लोग चलेंगे। यदि इस बैच के बारे में कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो नीचे आपको नंबर जो है येलो पट्टी पे दिख रहा होगा 7007701847। इस नंबर पे आप जो है टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं। जब क्लास ना हो रही हो आपको जो है कॉल करना है तो सबसे उपयुक्त समय जो है दोपहर में 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच का समय है। आप लोग उस समय कॉल कर सकते हैं। सुबह 8 बजे के पहले आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपको जानकारी दे दी जाएगी। चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आप सभी के लिए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है उसी को लेके उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए, दिया है 1947 में बने नेहरू की सरकार में कानून मंत्री थे। नेहरू सरकार में जो है कानून मंत्री किसको बनाया गया था? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। लगभग सभी का उत्तर आना शुरू हो गया इस प्रश्न में। आप सभी लोग डी विकल्प की यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। तो जो लोग इसमें डी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आपके बी.आर. अम्बेडकर को जो है इसमें कानून मंत्री बनाया गया था कि जो है, यदि हम बात करते हैं गृह मंत्रालय की तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपकी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री किसको दी गई थी भैया? होम मिनिस्ट्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी गई थी। वल्लभ भाई पटेल। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को होम मिनिस्ट्री दी गई थी। खाद्य एवं कृषि मंत्रालय जो है राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया था। मौलाना अब्दुल कलाम को जो है वो शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। और आपके यदि बात करें बी.आर. अम्बेडकर को तो इनको जो है विधि मंत्रालय दिया गया था। आप सभी लोग जो है इन सबको यानी पहला जो मंत्रिमंडल है उसको जरूर ध्यान रखेंगे। 14 लोगों को इसमें शामिल किया गया था। 14 लोगों का मंत्रिमंडल था। तो आप लोग इसको एक बार जरूर गूगल भी कर सकते हैं, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आप लोग नोट कर लेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे जो है वो डॉक्टर अंबेडकर ही पूछे, कुछ और भी जो है आपसे पूछा जा सकता है। बिल्कुल, डिफेंस जो है वो आपके बलदेव सिंह जी को दिया गया था। चलिए भैया आगे बढ़े। किदवई जी को संचार मंत्रालय दिया गया था। तो सारे मंत्रालय आपके 14 मंत्रालय क्लियर होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक मार्क्सवाद से संबंधित है? आपको अधिशेष मूल्य सिद्धांत दिया है, आदर्श राज्य दिया है, सामान्य इच्छा और सामाजिक अनुबंध। चारों में से किसी एक को चुनना है। चलें भैया, मार्क्सवाद से संबंधित अवधारणा आपसे पूछी गई है। तो मैंने कल आपको बताया था कि अधिशेष मूल्य का सिद्धांत जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या जो है वो आपके मार्क्सवाद से संबंधित है। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो है वो मार्क्सवाद से संबंधित है। वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत जो है मार्क्सवाद से संबंधित है। इसको जो है वो आप लोग फिंगर पे रट सकते हैं आसानी से, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सामान्य इच्छा का सिद्धांत जो है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, या आपको जो है सामाजिक समझौते में दोनों चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। आदर्श राज्य का सिद्धांत जो है वो प्लेटो के द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, अरस्तु डॉट 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 को वरीयता देते हैं। किसको अरस्तु वरीयता देते हैं? राजतंत्रवादी को, पॉलिटी को, लोकतंत्र को या अल्पतंत्र को? चारों में से एक को चुनिए और तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, बहुत बढ़िया। तो आप सभी का उत्तर जो है इसमें किसके लिए सही हो जाएगा? आप लोगों का पॉलिटी के लिए सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यदि हम अरस्तु की बात करते हैं तो अरस्तु महोदय का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था भैया? 384 ईसा पूर्व की हम लोग बात करते हैं। 384 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ? स्टेरिगा में। स्टेरिगा कहाँ पे है? स्टेरिगा भैया तो यह है मकदूनिया में। मकदूनिया में जो है इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम है पॉलिटी, और राजनीति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इसी के अंतर्गत इन्होंने किया था। नगर राज्यों को परिभाषित करते हुए पॉलिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरस्तु महोदय ही करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपका उत्तर इसमें पॉलिटी के लिए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपको दिया है वो दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? आपको गलत मिलान को पहचानना है भैया, तेजी से उत्तर करेंगे। रमाशंकर जी, आज कई दिनों के बाद आप दिखाई दे रहे हैं।
चलिए, निम्नलिखित में से कौन-सा मिलान गलत किया गया है? राज्य की बहुलवादी धारणा मैकाइवर और लास्की को बताया जा रहा है कि ये लोग जो है बहुलवादी धारणा के समर्थक हैं। राज्य की शक्ति की धारणा मैकियावेली, अराजकतावादी मार्क्स और बेंथम को बताया जा रहा है। सर्वसत्तावादी हेगल और बेरी हार्डी को बताया जा रहा है भैया। चलें रीता जी, गुड इवनिंग। चलें, सबका उत्तर इसमें जो है सी विकल्प के लिए आसानी से आएगा। मार्क्स की बात करेंगे तो यह मार्क्सवादी हैं, बेंथम की बात करेंगे उपयोगितावादी हैं। अराजकतावाद से संबंध किसका-किसका है भैया? तो अराजकतावाद से यदि बात करते हैं तो अराजकतावादी विचारकों में सबसे जो प्रमुख नाम आता है वो आता है आपके प्रूधो का। चलेंगे, प्रूधो का नाम आता है, बाकुनिन का नाम आता है, बाकुनिन, ठीक है। बाकुनिन के अलावा क्रोपोटिकन का नाम आएगा, क्रोपोटिकन। थेरो का नाम आता है, टॉल्स्टॉय का नाम आता है, ठीक है। भारत में यदि हम बात करते हैं तो गांधी को जो है वो महात्मा गांधी जी को क्या कहा जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी कहा जाता है। तो आपका उत्तर इसमें जो हो जाएगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जा रहे हैं। बाकी सारे विकल्प जो हैं वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं भैया। अगला दिया है, पहचानें कि कौन-सा एक स्थानीय स्वशासन सरकार का कार्य नहीं है। स्थानीय स्वशासन का इसमें से कार्य कौन-सा नहीं है? आपको बताना है। स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण व्यवस्था, चलिए सिर्फ ग्रामीण लिखा हुआ है, चलिए। कानून व्यवस्था का रख-रखाव और पेयजल प्रदान करना, चारों में से किसी एक को आपको चुनना है भैया, तेजी से चुनिएगा। चलें, बहुत बढ़िया। चलें, तो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो किसके पास होता है भैया? आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी है। पेयजल जो है, आप कई सारे लोगों ने डी विकल्प के लिए उत्तर किया है। देखिए, पेयजल जो है वो आपके स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आता है। वर्तमान में आप भले देख रहे हैं कि हर घर नल योजना के तहत जो है केंद्र सरकार गाँव में हर घर तक पानी पहुँचा रही है। ये अलग बात है, लेकिन पेयजल जो है उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी आपके स्थानीय सरकार की होती है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। कानून और व्यवस्था का जो रख-रखाव है, लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रित करने का कार्य जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है, न कि स्थानीय सरकार का या पंचायतों का, अर्थात पंचायतों का। आगे बढ़िए। अगला दिया है, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन-सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? आपको बताना है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए कौन जिम्मेदार है। आपको नेहरू, रूजवेल्ट और स्टालिन दिया है, इंदिरा गांधी, गोर्बाचोव और केनेडी दिया है, नेहरू, नासिर और टीटो दिया हुआ है, महात्मा गांधी, लिंकन और माओ दिया हुआ है। चलिए चलें। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की यदि बात करते हैं भैया, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किसने तैयार किया? नेहरू, नासिर और टीटो ने, इन तीनों लोगों ने जो है मिलके तैयार किया। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, फर्स्ट अधिवेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो कब हुआ था? 1961 में। कहाँ पे हुआ था भैया? बेलग्रेद में। बेलग्रेद में जो है इसका पहला अधिवेशन होगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आपका उत्तर इसमें सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे किसकी? सी विकल्प की। चलें, बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपको दिया है, सूची दी हुई है, इस सूची को आपको सम्मिलित करना है। क्या भैया आप लोग वीडियो को बिल्कुल शेयर करने की के मूड में नहीं हैं? संख्या आप लोग बढ़ाएँगे नहीं? चलें, कोई बात नहीं है। सूची को मिला दीजिए। प्लेटो, बेंथम, लास्की, जीएस मिल दिया हुआ है। उनसे संबंधित कुछ पुस्तकें दी हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। चलेंगे।
चलिए भैया तेजी से उत्तर करेंगे आप सभी लोग। बी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बी विकल्प की बात कर रहे हैं, देख लेते हैं भैया। यदि सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, प्लेटो की। प्लेटो की बात करेंगे, सबसे फेमस पुस्तक इनकी रिपब्लिक, जिसमें आदर्श राज्य की अवधारणा इनके द्वारा दी गई। बेंथम की यदि हम लोग बात करते हैं भैया, तो बेंथम के द्वारा लिखी गई प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ बेंथम के द्वारा लिखी गई। लास्की की यदि हम लोग बात करते हैं, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स इनकी जो है प्रमुख पुस्तक है, और जीएस मिल की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है। तो आप इसको आसानी से सुमेलित कर सकते हैं, कोई भी रॉकेट साइंस वाला प्रश्न नहीं है। आपको 1 का बी दिया हुआ है और 2 का डी दिया है। 1 का बी और 2 का डी, सिर्फ एक ही विकल्प में आपको मिलेगा और वो है आपका बी विकल्प। जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलेंगे। चलिए अद्य जी एक बार उत्तर करिए, आपका उत्तर जो है मैं देख लूंगा, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया। 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम के तहत जो है वो क्या क्या शामिल किया गया था, किस भाग में। तो भैया आपको भाग 10 और 10A दिया हुआ है, भाग 3 और 10 दिया हुआ है, भाग 9 और भाग 9A दिया हुआ है। चलिए भाग 9 और भाग 10 दिया है। 73वां 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आप सभी को पता है कि आपके ग्राम पंचायतों को, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है वो नगर पालिका को जोड़ा गया था। किस भाग में जोड़ा गया था भैया? जी बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था से जो है वो संबंधित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए ये दोनों जो है वो संशोधन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो भैया भाग 9 में क्या जोड़ा गया था, पंचायत, और 9 में नगर पालिका। आपका उत्तर जो हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा। जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे सी विकल्प की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। चलें, दिया हुआ है कि राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली बदलाव की परंपरा को किस संशोधन द्वारा सीमित किया गया। राजनैतिक अस्थिरता को जन्म देने वाली दल बदल की परंपरा को किस संशोधन के द्वारा जो है वो सीमित किया गया, आपको बताना है, तेजी से उत्तर करना है। चलें, कब किया गया था यह संशोधन, आप सभी का उत्तर जो है वो 92वें संशोधन के लिए आ रहा है। तो दल बदल को प्रतिबंधित किया गया था 92वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से। 1985 में जो है यह अमेंडमेंट किया गया और दल बदल को जो है क्या असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। आप लोग इस प्रश्न में जो है किसके साथ जाएंगे, दूसरे विकल्प, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में इसको स्थान दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है। चलिए, गुड इवनिंग राकेश जी। दिया हुआ है, शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। किसके द्वारा शिमला समझौते पे हस्ताक्षर किया गया था और कब किया गया था, आपको बताना है। आपको पंडित नेहरू दिया और अयूब खान, इंदिरा गांधी और जेडे भुट्टो, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान, मोरारजी देसाई और जेडे भुट्टो। चलो भैया 23 से उत्तर करिएगा। चलें, बी विकल्प के लिए सभी लोग बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी। चलें, तो इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की जुल्फिकार अली भुट्टो दोनों के द्वारा जो है 1972 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, 1972 में, ध्यान रखेंगे, 1972 में जो है वो शिमला समझौता किया गया और इस पे हस्ताक्षर किया था किसने, इंदिरा गांधी ने और जुल्फिकार अली भुट्टो ने। तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे बी विकल्प की, उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आपको पीआईएल से जुड़े व्यक्ति का नाम बताना है कि भैया पीआईएल से जुड़े व्यक्ति कौन है। न्यायमूर्ति भगवती, न्यायमूर्ति वेंकट चलैया, न्यायमूर्ति आर एन मिश्र और न्यायमूर्ति संतोष हेगड़े। किसी एक को चुनिएगा। चलेंगे।
चलिए बहुत ही बढ़िया, सभी का उत्तर जो है इसमें आ रहा है। चलें तो पीआईएल की शुरुआत की यदि बात करें भैया, तो पीआईएल की शुरुआत जो होती है यूएसए में आपके 1960s में होती है। वहीं भारत की यदि हम बात करते हैं, इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो 1980 के दशक में आपके पीएन भगवती की बात की जाएगी और आपके पीएन भगवती के साथ में एक और थे न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर। इन दोनों के द्वारा न्यायमूर्ति वी आर कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती के जो है वो योगदान फल स्वरूप हम लोगों को पीआईएल जो है वो देखने को मिलता है। तो पीआईएल के लिए योगदान या तो आपको पीएन भगवती देगा और नहीं तो जो है वो आपके वेंकट चलैया देगा। आप लोग इनको जो है वो माफ करिएगा, अय्यर नाम आप लोग याद रखेंगे। वी आर कृष्ण अय्यर इनका नाम है, वी आर कृष्ण अय्यर, और आपके पीएन भगवती के द्वारा जो है इसका विकास किया गया है। चलें 1980 के दशक में भारत में अगला दिया, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया। आपको जो बताना है कि महात्मा गांधी जो है वो पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग कब करते हैं। आपको असहयोग आंदोलन दिया है, रोलर टेक दिया है, अहमदाबाद कारखाने की हड़ताल दिया है, बारदौली सत्याग्रह दिया है। चलें भूख हड़ताल का पहला प्रयोग कब देखने को मिलता है। भैया तो आप सभी को पता है कि अहमदाबाद के गुजरात में जो है क्या फैला था, जिसका नाम था, एक बीमारी फैल रही थी उस समय, प्लेग। ठीक है, इसके लिए जो है वो बोनस की मांग की जा रही थी। प्लेग बोनस पे लेके जो है किसमें, श्रमिकों में और कंपनी मालिकों में गतिरोध था। इस प्लेग बोनस के लिए श्रमिकों के साथ खड़े हुए कौन, आपके महात्मा गांधी जी। कब खड़े हुए थे भैया, 1918 में, 1918 में जो है आपके पहली बार यहाँ पे जो है वो भूख हड़ताल का प्रयोग आपके महात्मा गांधी करते हैं। उत्तर आपका जो हो जाएगा बिल्कुल सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा जी, चूहे से फैलता है। अगला प्रश्न आपको दिया है, केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की संचित निधि से राज्यों को अनुदान देता है। किसके सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को संचित निधि से अनुदान देगा। नीति आयोग, वित्त आयोग, लोक लेखा समिति और राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल, चारों में से एक को चुनना है आपको। चलें सब लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं, सब लोग वित्त आयोग की ही बात कर रहे हैं। चलें तो यदि हम लोग वित्त आयोग की बात करते हैं, बिल्कुल वित्त आयोग की जो है अनुशंसा पे संचित निधि से धन निकाल के जो है वो राज्यों को दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। वित्त आयोग की यदि हम लोग बात करेंगे भैया तो ध्यान रखिएगा कि वित्त आयोग का जो गठन है वो कैसे किया गया था, संसदीय अधिनियम से। संसदीय अधिनियम कौन सा है भैया यह अधिनियम, 1951। इसके माध्यम से भारतीय संविधान में अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो आप लोग जो है इसमें किसके लिए देखेंगे, बी विकल्प के साथ जाएंगे, उत्तर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संसदीय अधिनियम 1951 के तहत स्थापित है। चलिए, भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपभोग करता है, कौन करता है। जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा की शक्ति का उपयोग अकेले सुप्रीम कोर्ट करता है, अकेले उच्च न्यायालय करता है, सभी न्यायालयों द्वारा किया जाता है, उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा। दर्पण सर मुझे ब्लॉक कर दिया गया, क्यों ब्लॉक कर दिया गया, किसने ब्लॉक किया आपको, किस क्लास में आप ब्लॉक हैं। मेरी क्लास में तो मैंने तो अभी तक किसी को ब्लॉक नहीं किया है, एक दो लोगों को छोड़ के, और जिनको मैंने ब्लॉक किया है उनका नाम मुझे याद है। किस नाम से आपकी आईडी थी और किस क्लास में आप ब्लॉक हुई हैं, कोई तो कारण रहा होगा ब्लॉक होने का ऐसे, या गलती से हो गया है बताइए, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा।
चलें तो जुडिशियल रिव्यू की यदि बात की जाती है, न्यायिक समीक्षा की बात की जाती है, तो यह आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है वो प्राप्त है। आप लोग इस प्रश्न में जो है डी विकल्प के साथ जाइए, डी विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह है, यूनेस्को का मुख्यालय अवस्थित है, कहाँ पे है यूनेस्को का मुख्यालय? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन और रोम में से एक को चुनना है, तेजी से चुनिए। चलेंगे। चढ़ लें, बहुत ही बढ़िया। यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया है भैया। चलें तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो आपके पेरिस में अवस्थित है। यूनेस्को की स्थापना की यदि हम बात करते हैं, यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 4 नवंबर 1946 को कहाँ पे हुई थी भैया? लंदन में हुई थी। इसकी स्थापना लंदन में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में स्थापित किया गया था। आप लोग इस प्रश्न में ए विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको जो है फिर से सूची के रूप में दिया गया है। आपको रीट जो जारी किए जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको आपको सुमेलित करना है कि किस रीट का अर्थ जो है वो क्या होता है। चलें, आप सभी को पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट की बात की जाएगी तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो रिट जारी करता है आपके मूल अधिकार के संरक्षण के लिए, और वहीं यदि हम लोग हाई कोर्ट की यदि बात करते हैं तो यह 226 के तहत जो है रिट जारी करने का अधिकार रखता है। अब आपको बताना है कि निषेध किसे कहते हैं, उत्प्रेषण लेख किसे कहते हैं, परमादेश और बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको आपको बताना है। आपको सशरीर प्रस्तुत होना पड़ सकता है, हम आदेश देते हैं प्रमाणित होने के लिए, या स्थगन आदेश। चारों को आप सुमेलित करिए भैया, तेजी से करिएगा, समय न लीजिए। चलिए, निषेध की यदि बात की जाएगी तो निषेध करने का मतलब आपको कोई भी कार्य जो है आपको अब नहीं करना है, आपको स्थगन आदेश दिया जाता है, ठीक है। यदि हम उत्प्रेषण की बात करते हैं तो आपको जो है वो प्रमाणित करना है कि आपको यह कार्य करने का अधिकार है या नहीं, किस अधिकार से आप कार्य कर रहे हैं। परमादेश की यदि हम लोग बात करते हैं भैया, तो परमादेश में कहा जाता है कि हम आपको आदेश देते हैं कि आप इस तरीके से कार्य करेंगे, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है कि आप जो है वो बंदी को सशरीर प्रस्तुत करिए। सशरीर प्रस्तुत करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण नामक रीट जो है वो जारी किया जाता है। तो निषेध यानी स्थगन आदेश यानी 1 का जो है डी हो जाएगा, उत्प्रेषण यानी आपका जो है 2 का सी, 1 का डी और 2 का सी, 1 का डी और 2 का सी सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, ए विकल्प में। जो लोग इसमें ए विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रीति सिंह जी, आप मेरी क्लास में ब्लॉक हैं या इकोनॉमिक्स वाली क्लास में आपको ब्लॉक किया गया है? ये क्लियर कर दीजिए तो मैं कहूँ बोलूंगा ना उनसे। चलिए, आपको अनुच्छेद जो है 356, अनुच्छेद 352, 360 और 315 दिया है। आपको बताना है कि किस अनुच्छेद का संबंध किससे है। संघ लोक सेवा आयोग, वित्तीय आपात, राष्ट्रीय आपातकाल और राज्य आपातकाल दिया हुआ है भैया। आपको चैनल यूट्यूब पे मिल ही नहीं रहा है। चले, आप बात करिएगा, क्लास के बाद में आपकी है वो देख सॉर्ट आउट किया जाएगा। चलें, तो भैया 356 में क्या दिया हुआ है, तेजी से आप लोग करिए। 356 में संवैधानिक तंत्र की विफलता पे राज्य में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, जिसे राज्य स्तर का राज्यपाल जो है वो कहा जाता है। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। 352 की यदि हम बात करते हैं तो जो है वो सशस्त्र विद्रोह की यदि बात करेंगे तो इसके आधार पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू किया जाता है। 360 को जो है वित्तीय आपातकाल कहा जाता है, वित्तीय अस्थिरता की स्थिति में। और अनुच्छेद 315 के माध्यम से जो है आपके संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 315 में आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मिलेगा। तो आपका उत्तर इसमें किसके लिए सही हो जाएगा भैया? आपका उत्तर सही हो जाएगा 1 का
यानी 356 के लिए राज्य आपातकाल, 352 के लिए राष्ट्रीय आपातकाल, यानी 1 का डी, 2 का सी, 1 का डी, 2 का 1 का डी विकल्प में दिया है। ए विकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला दिया है हमारे संविधान में प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार का उन्मूलन डैश द्वारा किया गया था। 26वें संशोधन द्वारा, 28वें संशोधन द्वारा, 30वें और 32वें, किसके द्वारा? ज्योग्राफी की जो प्रैक्टिस क्लास की टाइमिंग है वो अभी फिलहाल जो है वो दोपहर में 12:10 से है। और जो आप लोगों का ज्योग्राफी का पेड बैच है उसको 2-3 टाइम स्लॉट अभी जो अवेलेबल है उस पे डिस्कस करूंगा, जितने सारे लोग एनरोल करेंगे। एनरोल करने का मतलब जितने सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे 7007701847, इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम और जी ज्योग्राफी। तो आपसे जो है आपको जो 2-3 टाइम स्लॉट अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप अपने अनुसार उसमें से किसी एक का चुनाव करिएगा और फिर आपके मंडे से आपकी क्लास जो है उसी टाइम स्लॉट पे शुरू हो जाएगी। चलिए ओम प्रकाश जी, गुड इवनिंग। चलिए भैया, प्रीवी पर्स के लिए उत्तर करिए आप सभी लोग तेजी से। भैया तो प्रीवी पर्स जो है आपका 26वां संशोधन कब किया गया था? 1971 में जो है के माध्यम से किया गया था, समाप्त किया गया था। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके तहत जो है अनुच्छेद 263 को जोड़कर भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त किया गया। अनुच्छेद आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा है? अनुच्छेद 263 ए। और इसमें कह दिया गया कि भूतपूर्व राजाओं का क्या कर दिया जाएगा? प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया जाएगा। उच्चतम न्यायालय में जो है यह मामला आपसे प्रीवी वाद पूछता है भैया, तो यह भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा वाद है? आपका माधवराव सिंधिया वाद। माधवराव सिंधिया बनाम भारत संघ। ठीक है, तो यदि आपसे वाद पूछा जाए तो माधवराव सिंधिया बनाम भारत जो है बनाम भारत संघ वाद में प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। संशोधन पूछा जाए तो 26वां संशोधन 1971। अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में जो है वो प्रिवी पर्स को समाप्त करने की घोषणा की गई है, तो अनुच्छेद 263 को में या 263 ही में की गई है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपको दिया निम्नलिखित में से कौन से रूसो के जनरल विल की विशेषता थी? ये भैया की विशेषता इसमें से आपको चुननी है, कौन कौन सी है, तो आपको बताना है। या आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है या नहीं है भैया? चलिए, यह हर व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा है, या स्थायी है, या व्यक्तिगत है? चारों में से किसी एक को चुनिए। जनरल विल अर्थात सामान्य इच्छा की बात की जा रही है। चले भैया, तो यह व्यक्ति की आंतरिक इच्छा की अभिव्यक्ति है, बिल्कुल। इसको जो है प्रत्येक व्यक्ति की सबसे अच्छी इच्छा माना जाता है और इसको जो है स्थायी माना जाता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा व्यक्तिगत नहीं होगा, क्योंकि सामान्य इच्छा में जो है सभी के मत शामिल होते हैं, इसलिए व्यक्तिगत कभी भी नहीं हो सकता है। तो जो लोग इसमें 1, 2, 3 की बात करेंगे उनका उत्तर जो है सही हो जाएगा। तीसरे विकल्प के साथ जाइएगा। अगला दिया है संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है। संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है भैया? अनुवाद होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत व्यक्ति होता है, या संवैधानिक प्रधान होता है? संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा भैया। चलिए, तो आपने जो है 2 चीजें पढ़ी होंगी। क्या-क्या पढ़ा है भैया? आपने पढ़ा होगा एक हेड ऑफ
गवर्नमेंट, और एक पढ़ा होगा क्या, हेड ऑफ स्टेट। चलिए, कंफ्यूजन होता है तो आज समझ लीजिए। अब इस प्रश्न को आप लोग कभी भी भूलिएगा मत, इस पे हमेशा ध्यान रखिएगा। आपको दिया है कि संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान कौन होता है। तो भैया यदि आप संसदीय सरकार की बात करते हैं और एग्जाम्पल ले लीजिए, एक ले लीजिए आप किसको, ब्रिटेन को, ठीक है, ब्रिटेन में भी जो है वो संसदीय शासन व्यवस्था है। एक ले लीजिए आप भारत को, वहीं आप एक और ले लीजिए यूनाइटेड स्टेट को। इसमें भैया कौन होगा आप लोगों को ध्यान रखना है। ब्रिटेन में जो है यहाँ पे राजा या अनुवांशिक होता है, अनुवांशिक जो है व्यक्ति होता है, क्योंकि राजघराने से ही आता है। भारत में जो है यह निर्वाचित किया जाता है, जो है निर्वाचित व्यक्ति होता है और इसको राष्ट्रपति कहते हैं हम लोग। यूएसए में भी जो है यह निर्वाचित व्यक्ति होता है और यह जो है राष्ट्रपति कहलाता है। तो ध्यान रखिए, बहुत सारी किताबों में आपको निर्वाचित प्रतिनिधि मिल जाएगा, लेकिन आवश्यक नहीं है कि जो संसदीय सरकार है वहां पे जो राज्य का प्रधान है वो निर्वाचित ही हो। ब्रिटेन में आपको देखेंगे, यदि आपको भारत में पूछा जाता है तब तो आप निर्वाचित प्रतिनिधि का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप वास्तविक अर्थों में देखेंगे तो यह संवैधानिक प्रधान होता है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर आपका डी विकल्प के लिए इसमें सही होगा, ठीक है। और इसको जो है हेड ऑफ स्टेट कहा जाता है। हेड ऑफ गवर्नमेंट की यदि बात करेंगे तो आपका प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ स्टेट किसको कहा जाता है भैया, आपके प्रेसिडेंट को। क्लियर है या किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है? चलिए, अगला दिया है कि राजनीतिक विचार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। राज्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, मैकियावेली ने, ग्रीन ने, चलिए प्लेटो ने या रूसो ने? चलें भैया, इनकी पुस्तक का नाम बता दीजिए जिस पुस्तक में इन्होंने प्रयोग किया था, मैकियावेली ने राज्य शब्द का प्रयोग। चले, बहुत ही बढ़िया। कौन सी पुस्तक है भैया? द प्रिंस। द प्रिंस में इन्होंने जो है स्टेटो शब्द का प्रयोग किया था, अर्थात स्टेट शब्द का प्रयोग किया था। जो राज्य का अनुवाद, जो स्टेट जो है वो स्टेट का हिंदी अनुवाद जो है वो राज्य होता है। आपका उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है भैया, जब संविधान तैयार किया गया था तब संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया था? आपको संघीय लोकतांत्रिक और गणराज्य विकल्प दिया है, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य दिया हुआ है, संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य दिया गया है, और समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राज्य दिया गया है। चलेंगे, बाकी के शब्द इसमें कब जोड़े गए भैया? बाकी के शब्द इसमें किस संविधान संशोधन के माध्यम से जुड़े हैं और कौन कौन सा शब्द जुड़ा है, कमेंट करिए आप लोग। चलें, सब लोग इसमें संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की बात कर रहे हैं। इसके बाद से इसमें 3 शब्द जोड़ा गया था, 3 शब्द जोड़ा गया, कौन कौन सा वो तीनों शब्द है से कमेंट। चलिए, आप लोगों का उत्तर आ रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976, 1976 के माध्यम से 3 शब्द जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया भैया? समाजवादी, चलिए पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलें, ये 3 शब्द जो है आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। और अब जो है वो भारतीय संविधान की जो परिभाषा है उसमें आपको संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। जबकि जब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर
1949 को संविधान के कुछ भागों को लागू किया गया उस समय जो है, या संविधान को जब अंगीकृत किया गया तब इसमें जो है वो संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य भारत को कहा गया था। आगे बढ़ते हैं भैया, चलेंगे। चलिए दिया, भारत के राष्ट्रपति डॉट 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 कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं आपको बताना है। लोकसभा को भंग कर सकते हैं या नहीं, लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश जारी कर सकते हैं या नहीं, संसद द्वारा पारित बिलों पर सहमति देते हैं या नहीं देते हैं, संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं या नहीं। चलेंगे। चलें भैया, तेजी से उत्तर करिएगा इस प्रश्न के लिए। एक तीन चार के लिए उत्तर आ रहा है क्या है भैया? लोकसभा को भंग, बिल्कुल जो है लोकसभा को मंत्रिपरिषद की सलाह पे भंग कर सकते हैं। लोकसभा की अवधि समाप्त होने पर चुनाव के लिए आदेश, चुनाव के लिए जो है अधिसूचना जारी करने का कार्य जो है किसका है? आपके कमीशन का है। चलिए, संसद द्वारा पारित बिलों को सहमति देना, संसद द्वारा कोई भी बिल यानी लोकसभा राज्यसभा जब लोकसभा प्लस राज्यसभा किसी भी विधेयक को पारित कर देती है उसके बाद जो है यह किसके पास जाता है? आपके प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट जैसे इस पे सिग्नेचर करता है वैसे ही बिल जो है वो पारित हो जाता है। तो आपको जो है बिलों पे सहमति आवश्यक है, बिल्कुल। संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करने का कार्य भी इनका है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 कहाँ दिया है भैया? 2 खत्म, 1, 2 खत्म। चलिए, 1, 2 खत्म, 1, 3, 4। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अब ऐसे प्रश्नों में हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए कि आपको इसमें से एक ही पता है और बाकी के बारे में आपको नहीं पता है। आपको पता है कि दूसरा जो है वो गलत है। तब आपको ऐसे में बाकी 3 के बारे में नहीं पता है, तब आप ऐसे में कैसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूँढ सकते हैं? सीधे अपने विकल्प में देखिए किसमें 2 दिया है, पहले में 2 दिया है, दूसरे में 2 दिया है, तीसरे में 2 दिया है। तो भैया ये 3 ठो तो नहीं सही होगा, कौन सही होगा? चौथा सही हो जाएगा। तो कभी-कभी थोड़ा-सा ट्रिक भी यूज़ करना चाहिए, हमेशा नॉलेज पे ही हर चीज़ जो है वो सॉल्व नहीं हो जाती है। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। कौन बढ़ा सकता है भैया? संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कौन बढ़ा सकता है? चलें। तो यदि सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार करना है तो संसद के द्वारा जो है कानून बनाकर ही उसके क्षेत्राधिकार का विस्तार किया जा सकता है। आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। ए विकल्प सही होगा। कैसे आप लोग सी विकल्प के लिए जा सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राष्ट्रपति कैसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को बढ़ा सकता है? राष्ट्रपति के पास वास्तविक शक्ति है ऐसी कोई? है तो बता दीजिए किस अनुच्छेद में है? संसद के द्वारा कानून बना के क्षेत्राधिकार को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। चलें, अगला दिया है। उसके बाद भी उसका जो है वो उसकी समीक्षा होगी कि यह करना उचित है या अनुचित है। उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चलिए, यूएन सुरक्षा परिषद में वीटो है, क्या है भैया वीटो? सभी सदस्यों के लिए सकारात्मक वोट है, आक्रामक देश के लिए नकारात्मक वोट है, महासचिव के लिए वोट है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों द्वारा नकारात्मक वोट की कार्यप्रणाली है। वीटो किसे कहा जाता है? चलेंगे। चलिए भैया, तो जो लोग इसमें बात कर रहे होंगे डी विकल्प की, सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य है, 5 स्थायी सदस्य हैं, पांचों के नाम आप लोगों को याद हैं? कमेंट करके बताइए। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को नकारात्मक वोट की शक्ति दी गई है। यदि किसी जो है वो किसी मुद्दे पे, किसी बिल पे जो है पांचों के पांचों सहमत नहीं है, पांचों में से जो है कोई एक भी व्यक्ति असहमत होकर वीटो का प्रयोग कर देता है तो वह बिल पारित नहीं होता है। आप सभी को पता है। आपका उत्तर जो होगा इसमें किसके लिए? डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा।
अब कितनी बार बताऊँगा एक ही चीज़, कम से कम 4 बार तो जब से प्रीवियस ईयर पेपर करा रहा हूँ, 6 पेपर कराया है मैंने 6-7। चलें, दर्पण जी का उत्तर आ रहा है यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस। चलें भैया, आपको दिया है भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? आपको 2009 दिया हुआ है, 2005 दिया है, 2006 और 2010। चलें, बिल्कुल। यूके, यूएस, फ्रांस, रसिया और चाइना। चलें, भारतीय संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आरटीआई जो है कब लाया गया था? आपके 2005 में। उत्तर आपका जो हो जाएगा, इसके लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन-सी स्वतंत्रता मौलिक अधिकार नहीं है? कौन-सी जो है मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की स्वतंत्रता, पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता, हथियार जो है बिना हथियार इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय का पालन करने की स्वतंत्रता। चलिए नैतिक जी, गुड इवनिंग। तेजी से उत्तर करिए। तो संपत्ति के स्वामित्व और अधिग्रहण की जो स्वतंत्रता है वो कहाँ पे है भैया? आपके अनुच्छेद 300 ए में है, ठीक है? और ये आपके फंडामेंटल राइट का हिस्सा नहीं है। फंडामेंटल राइट में आपको जो है पूरे देश में स्वतंत्र रूप से भ्रमण, आपको जो है बिना हथियार के जो है वो सभा करने और जो है किसी भी व्यवसाय को अपनाने का अधिकार आपको जो है मूल अधिकार में फंडामेंटल राइट में दिखेगा, लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है नहीं है इसमें। आपके 300 ए के तहत इसे जो है आपके कानूनी अधिकार के रूप में इसको रखा गया है। उत्तर ए विकल्प आपका जो होगा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि लोकसभा के स्पीकर को अपना इस्तीफा डॉट 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 को संबोधित करना होता है। किसको जो है लोकसभा स्पीकर अपना जो है इस्तीफा संबोधित करता है? भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के उपसभापति, भारत के राष्ट्रपति या भारत के उपराष्ट्रपति? चलें, तो आसान सा प्रश्न है। हमेशा अध्यक्ष जो है किसको करेगा? उपाध्यक्ष को। और उपाध्यक्ष जो होता है यानी उपसभापति को। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है इसको जो है अध्यक्ष संबोधित करेगा। दोनों एक दूसरे को संबोधित करते हैं। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को करता है, वैसे ही लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को करता है और उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष को करता है। किस अनुच्छेद में जो है इसका उल्लेख किया गया है? तो भैया अनुच्छेद है 93। आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तर आपका इसमें बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला दिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व बैंक द्वारा बैंक की सुविधा के आधार पर दिए एक चेक की तरह है। यह स्टेटमेंट किसका है? नेहरू का, बी एन राव का, बी आर अम्बेडकर का या के टी शाह का? चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलें, बैंक की सुविधा के आधार पे जो है वो भुगतान वाला चेक है का क्या? आपका डीपीएसपी। किसने कहा था? प्रोफेसर केटी शाह ने कहा था। उत्तर आपका जो होगा इसमें डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला दिया है, किसी राज्य का विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? विधान परिषद को जो है किसके द्वारा बनाया जाएगा, किसके द्वारा समाप्त किया जाएगा? आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य की विधानसभा, संबंधित विधानसभा की सिफारिश पर संसद। अनुच्छेद सहित उत्तर करने का प्रयास करिएगा, बिना अनुच्छेद के नहीं। अनुच्छेद सहित तेजी से उत्तर करिएगा। अनुच्छेद किसी का नहीं आ रहा है। आद्या जी, दर्पण जी, सिया जी, नैतिक जी, आर्टिकल बताइए। विधान परिषद का निर्माण और उसके उत्साधन के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? चलें भैया, बहुत बढ़िया। माफ करिएगा, 196 मैंने लिख दिया। 169 आर्टिकल है और इसके माध्यम से जो है संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पे संसद के द्वारा जो है वो क्या किया जा सकता है? विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। उत्तर आपका डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा।
इसके निर्माण और उत्साधन यानी बनाने और बिगाड़ने दोनों की शक्ति एक ही अनुच्छेद में है। चलिए, यूएनओ के वर्तमान महासचिव कहाँ से हैं? आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव हैं वो किस देश के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है? दक्षिण कोरिया, पुर्तगाल, भारत और अमेरिका में से किसी एक को चुनना है। चलिए अनीफ जी, गुड इवनिंग। भैया आप लोग टाइम से जो लोग क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अब आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी नहीं। जब तक क्लास लाइव है तभी तक आप लोग यूट्यूब पे देख पाएंगे, उसके बाद आप लोग क्लास जो है यूट्यूब पे नहीं देख पाएंगे। तो आप लोग क्लास को टाइम से ज्वाइन करिए और पूरी क्लास को देखने का प्रयास करिए। आप लोग बीच में क्लास को बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो आप लोग ऐसा न करें। यदि आपको प्रीवियस ईयर पेपर में इन प्रश्नों में इंटरेस्ट है, आप टीजीटी की परीक्षा देना चाह रहे हैं, पीजीटी की परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो भैया आप लोग जो है इसको पूरा देखा करिए और टाइम से क्लास को ज्वाइन कर लिया करिए, बाद में आपको क्लास मिलेगी नहीं। चलिए, तो आपको भैया पुर्तगाल दिया हुआ है। कौन है भैया? पुर्तगाल के हैं जिनका नाम है एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस जो है वर्तमान महासचिव के पद पे कार्यरत हैं और इनका जो इनकी जो नागरिकता है वो पुर्तगाल की है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस केस में सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा पर सवाल उठाया गया था? न्यायिक समीक्षा पे सवाल किस केस में उठाया गया था? आपको बताना है। गोलकनाथ केस, केशवानंद भारती केस, मिनर्वा मिल केस और ए.के. गोपालन केस में। किस वाद में भैया? चलें, तो न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है तो इस पे सबसे पहले जो है इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया गया। कब भैया? गोलकनाथ केस 1967 में, 1967 गोलकनाथ वाद में जो है इसके न्यायिक समीक्षा पे जो है वो प्रश्न चिन्ह लगाया गया। उसके बाद से आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई सारे मामलों में जो है वो न्यायिक समीक्षा का प्रयोग किया गया है, जिसमें आपका जो है आप लोग ध्यान रखेंगे बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो 1970 में किया गया था। 1970 में बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया उस पे प्रीवी पर्स जो आपका समाप्त किया गया था। यदि हम लोग प्रीवी पर्स 26वें संविधान संशोधन की बात करते हैं, 1971 में प्रीवी पर्स पे जो है आपके जुडिशियल रिव्यू का प्रयोग किया गया था। आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में 73 के मामले में जो है आपके न्यायिक समीक्षा किया गया। ठीक है, तो इन सभी चीजों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे पहले जो है इसकी शुचिता पे जो प्रश्न चिन्ह लगाया गया था वो गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ केस में 1967 में किया गया था। आगे बढ़े भैया। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी फांसीवाद की एक विशेषता नहीं है? आपको बताना है फांसीवाद की विशेषता नहीं है। आप लोगों को दिया है एक व्यक्ति की तानाशाही में विश्वास, अंतरराष्ट्रीयवाद का विरोध, लोकतांत्रिक संस्था में अविश्वास और व्यक्तिवाद में विश्वास। चलिएगा, फांसीवाद के लिए चलिए डी विकल्प की बात की जा रही है। आप सभी को दोनों में अंतर पता है कि व्यक्तिवाद में विश्वास और फांसीवाद में विश्वास किस आधार पे? भैया व्यक्तिवाद में भी जो है वो केंद्र में किसको रखा जाता है? व्यक्ति को रखा जाता है। ठीक है, वहीं जब हम फांसीवाद की बात करते हैं तो फांसीवाद में यदि हम किसकी बात करेंगे? फांसीवाद की यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी जो है वो शासक की श्रेष्ठता की बात की जाती है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ महामानव, महामानव अर्थात विशेष व्यक्ति। चलें, अरे व्यक्ति के संदर्भ में बात कर रहा हूं, यहाँ पे व्यक्ति दिया हुआ है। व्यक्तिवाद में केंद्र जो है वो केंद्र में कौन होता है? व्यक्ति होता है। और फांसीवादी जो है एक विशेष व्यक्ति को महामानव की तरह से पूजते हैं। राज्य तो जो है वो इनके केंद्र में है ही है, चलिए उसकी बात ही मैं नहीं कर रहा।
व्यक्ति के संदर्भ में दोनों के जो विचार हैं वो कैसे हैं। तो ये जो है फांसीवादी जो है महामानव अपने शासक को एक विशेष प्रजाति का जो है महान शक्तिशाली नेता मानते हैं, महामानव की के रूप में उसकी पूजा करते हैं। और वहीं व्यक्तिवादी जो है वो व्यक्ति के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं। इस चीज को समझिए, उत्तर डी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा कि मार्क्स के अनुसार राज्य है क्या है भैया? दिव्य संस्था है, वर्ग शोषण के लिए संस्था है, सकारात्मक अच्छाई है और अस्थायी है। चलें, तो इस प्रश्न पे तो रुकने की जरूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स जो है राज्य को जो है वर्ग शोषण या शोषण का जो है वो साधन मानते थे। उत्तर आपका बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दोहरी नागरिकता की प्रणाली इन जैसे देशों में प्रचलित है। किस देश में आपको दोहरी नागरिकता देखने को मिलती है? कनाडा और भारत में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, भारत और यूएसए में, स्विट्जरलैंड और अमेरिका में। चारों में से किसी एक को चुनिएगा। चलेंगे, ड्यूअल सिटीजनशिप। चलें भैया, तो ड्यूअल सिटीजनशिप की यदि हम बात करेंगे तो स्विट्जरलैंड और अमेरिका में आपको जो है वो केंद्र और राज्य की अलग अलग जो है नागरिकता होगी। भारत की यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत में एकल नागरिकता किसकी होती है भैया? राष्ट्र की, या हम लोग कह सकते हैं देश की, ठीक है, केंद्र की। राज्य की नागरिकता यहाँ पे नहीं होती है। स्विट्जरलैंड और अमेरिका में जो है वो आपको दो नागरिकता मिलेगी, एक केंद्र और एक राज्यों की, राज्य की अलग से। जिस राज्य में आप रह रहे होंगे उस राज्य की आपकी नागरिकता होगी। और यदि आप अमेरिकी हैं तो आपको अमेरिकी नागरिकता आपके पास तो रहेगी ही, या स्विट्जरलैंड के हैं तो स्विस नेशनलिस्ट कहलाएंगे। चलिए, अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है भैया? चलिए, हाब्स को जो है पितृसत्तात्मक बताया जा रहा है, अरस्तु को राजनीति, रूसो को सामाजिक अनुबंध, मार्क्स को कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र। चलिए, इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है? चलिए भैया, तो हॉब्स की बात करेंगे। पुस्तक के आधार पे यदि आप देखेंगे तो इनकी पुस्तक का क्या नाम है भैया? लेवियाथन। पितृसत्तात्मक अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? हेनरी मैन। तो आपका उत्तर किसके लिए सही होगा? ए विकल्प के लिए। आप लोग ए विकल्प के साथ जाइए। अगला दिया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है क्या? राज्यों का संघ, प्रांतों का संघ, भारतीय संघ, भारत का संघ। चलन तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तो इंडिया अर्थात भारत जो है क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है, फेडरेशन का नहीं। तो यूनियन शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है, राज्यों के संघ का प्रयोग किया गया है। संघात्मक राज्य की बात नहीं की गई है। राज्यों का संघ होता है और उसे इंग्लिश में यूनियन कहा गया है। चलिए, ऐसे व्यक्ति जो किसी जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है उसे मुक्त करने के लिए उचित न्यायिक निकाय द्वारा जारी किया गया लेख है। चलिए भैया, आपको दिया हुआ है क्वा वारंटो यानी को वारंटो, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण लेख। चारों में से एक को। चलें, तो निर्धारित समय के अंदर जो है यदि किसी व्यक्ति को पुलिस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है और उससे संबंधित जो है यदि बात जो है कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 326 या 332 का माफ करिएगा 226 या अनुच्छेद 32 का प्रयोग करते हुए आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जो है वो जारी कर सकता है और कह सकता है कि भैया बंदी को सशरीर प्रस्तुत किया जाए हमारे सामने। आपका उत्तर जो होगा वो सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, राज्य बनाने और समाप्त करने की शक्ति निहित है
भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद या लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत जो है यह शक्ति दी गई है? आप लोग उत्तर करेंगे जी। रिट जारी करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत है और हाई कोर्ट को जो है बात करेंगे 226 के तहत है। तो ये चले भैया। तो भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद आप लोगों ने पढ़ा होगा, यदि कभी अनुच्छेद पढ़ा हो तो अनुच्छेद 2 आप लोगों ने पढ़ा होगा। आपको संसद को यह जो अधिकार दिया गया है, आप सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संसद किसी राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके सीमा आदि में परिवर्तन कर सकती है, उसको समाप्त कर सकती है, यानी किसी में सम्मिलित कर देगी। चलिए अगला दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना सकती है? आप सभी को पता है कि राज्य सूची के विषय पे जो है वो राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद है जो संसद को कानून बनाने का अधिकार दे देता है कि राज्य सूची के विषय पे जो है वो संसद कानून बनाए। अनुच्छेद जो है आपको 229 दिया है, 39 दिया है, 59 दिया हुआ है और 49 दिया हुआ है। चलें भैया। चलें तो यदि राज्यसभा अनुच्छेद 249 क्या कहता है भैया कि यदि राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से ऐसा करने के लिए जो है वो शक्ति किसको देगी? संसद को। और यह शक्ति कब संसद को मिलेगी? जब मुद्दा क्या हो? राष्ट्रीय महत्व का हो। राष्ट्रीय महत्व। जब संसद राज्यसभा इसे 249 का प्रयोग करके 249 का माफ करिएगा, 2/3 बहुमत से इसका प्रयोग करके मुद्दे को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पे जो है क्या करेगी? संसद कानून बनाएगी। तो इस पे राज्य सूची के विषय पे संसद को कानून बनाने का अधिकार 249 के तहत मिलता है। चलिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले नेता कौन थे भैया? आपको सरदार पटेल दिया हुआ है, डॉक्टर अंबेडकर दिया है, एम के गांधी दिया है और जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता का नाम बताना है आपको। चलें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो यदि गांधी जी की बात करें तो केवल जो है गांधी जी आपके सेकंड में गए थे और बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों में, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अम्बेडकर जी पहुंचे थे। महात्मा गांधी जो है केवल दूसरे सम्मेलन में पहुंचे थे। आपका उत्तर इसमें बी विकल्प के लिए सही होगा। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि बैठक हेतु विधानसभा के लिए गणपूर्ति। आपको बताना है भैया, विधानसभा पूछा हुआ है, विधानसभा की में जो है वो बैठक कराने के लिए जो है वो कोरम या गणपूर्ति कितनी है? आपको दिया हुआ है संसद की कुल ताकत का आधा हिस्सा, कुल सदस्यों का 2/3, सदन के कुल सदस्यों का 1/10 और आपको दिया है 10 सदस्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा की जो है वो कुल सदस्य संख्या कितनी है? तेजी से उत्तर करके आप लोग बताएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? आगे बढ़ेंगे। वित्तीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भैया? न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सिविल सेवकों के वेतन को कम, न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम, राज्य विधानसभा धन विधेयक पारित करने के अधिकार से वंचित हो जाती है। ऊपर दिए गए सभी। चले बहुत ही बढ़िया। 403 सदस्य जो है वो विधानसभा में हैं। सबका उत्तर 403 के लिए ही आ रहा है। चले भैया। तो बात करते हैं, सब लोग बी विकल्प की बात कर रहे हैं भैया। तो यदि वित्तीय आपात अनुच्छेद क्या है भैया? 360, यदि इसका प्रयोग किया गया है तो न्यायाधीश सहित सबके वेतन को जो है वो काटा जा सकता है। उत्तर आपका जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके लिए? दूसरे विकल्प के लिए, अर्थात बी विकल्प के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 370 संबंध रखता है किससे रखता है भैया संबंध?
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, अल्पसंख्यकों के विशेष प्रावधान से, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जे से, आपको कर्नाटक हैदराबाद कर्नाटक के लिए विशेष दर्जे से। चलें, तो अनुच्छेद 370 में जो है वो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था और यह जो है अब समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर जो है विशेष राज्य नहीं रह गया। जम्मू कश्मीर को जो है वो 2 यूनियन टेरिटरी लद्दाख और जम्मू में जो है वो विभाजित कर दिया गया है। तो अनुच्छेद 370 बार-बार पूछा जाता रहा है, ये सबको पता होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला प्रश्न दिया है, क्योटो सम्मेलन का मुद्दा किससे संबंधित था? आतंक, परमाणु परीक्षण रोकना, जलवायु परिवर्तन या आर्थिक विकास? क्योटो सम्मेलन के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। कब हुआ था क्योटो सम्मेलन भैया? तो यदि क्योटो सम्मेलन की हम बात करेंगे तो 1997 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। इसमें क्या कम करने का प्रयास किया गया भैया? ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को नीचे या कम करने का प्रयास किया गया के लिए जो है यह समझौता किया गया था, ध्यान रखिएगा, कम करने। तो उत्तर जो होगा आपका जलवायु परिवर्तन से संबंधित होगा। आप लोग इसमें तीसरे विकल्प से जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक कि वह आर्थिक समानता के साथ न हो। आपको जीएस मिल दिया है, टीएच ग्रीन, जीडीएच कोल और लास्की, चारों में से एक को चुनना है। आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं है जब तक वो आर्थिक समानता के साथ ना हो। राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता को एक दूसरे के लिए अनिवार्य मान लिया था। इस स्टेटमेंट से क्लियर जो हो रहा है, आप लोग उत्तर करेंगे तेजी से। चलें, चलें तो राजनीतिक समानता की यदि बात की जाए, वास्तविक नहीं है किसके बिना? आर्थिक समानता के बिना। तो लास्की का चुनाव करिएगा। डी विकल्प के लिए आप लोगों का उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, द फिलॉसफी ऑफ राइट किसके द्वारा लिखी गई है? अरस्तू के द्वारा, प्लेटो के द्वारा, हेगल के द्वारा या ग्रीन के द्वारा? द फिलॉसफी ऑफ राइट के लिए तेजी से उत्तर करेंगे। चलिए, तो द फिलॉसफी ऑफ राइट जो है वो हेगल की पुस्तक है। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए इसमें सही होगा। जो लोग सी विकल्प के साथ जा रहे हैं उनका उत्तर सही है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। चुनाव आयोग, नीति आयोग, यूपीएससी और वित्त आयोग। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। तो भैया 324, 315, 280। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे जो है स्थापित किया गया एक थिंक टैंक के रूप में। यह जो है आपका संवैधानिक निकाय नहीं है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई है, उसको भंग करके। आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया है, कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, उसको आपको सुमेलित करना है भैया। आसानी से हो जाएगा, बहुत ही आसान दिया हुआ है। टीजीटी में यदि ऐसा प्रश्न आ गया तो आप लोग जो है वो तहलका मचा देंगे, लेकिन अब ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं। अभी अब ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपना मेंटेन करिए। आपको अरस्तू दिया हुआ है, कुछ प्रश्न जरूर मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, लेकिन एज इट इज नहीं मिलेंगे और ना ही जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेंगे। चलिए, अरस्तू दिया हुआ है, प्लेटो, कौटिल्य, हेराल्ड लास्की, रिपब्लिक, पॉलिटिक्स, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स और अर्थशास्त्र दिया हुआ है। चले भैया, तो अरस्तू की बात करेंगे तो अरस्तू की पुस्तक क्या है भैया? पॉलिटिक्स है। प्लेटो की पुस्तक क्या है? रिपब्लिक है। कौटिल्य की पुस्तक क्या है भैया? अर्थशास्त्र है। कोई भी बच्चा टीजीटी पीजीटी
के लिए 1 हफ्ते से जो पढ़ रहा हो वो भी ये प्रश्न जो है वो सही कर सकता है। तो आपका उत्तर जो हो जाएगा 1 का बी और 2 का ए। 1 का बी और 2 का ए जो है आपको बी विकल्प में दिया है। जो लोग बी विकल्प की बात करेंगे उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन-सा संप्रभुता की एक विशेषता नहीं है भैया? संप्रभुता की सॉवरेनिटी की विशेषता नहीं है सुनिश्चितता, विभाज्यता, स्थायित्व और अनन्यता। चलिए तो संप्रभुता के जो विचारक हैं, संप्रभुता की अवधारणा को देने वाले जो विचारक हैं, जयाबोधा महोदय, वो जो है वो संप्रभुता की विशेषता के अंतर्गत जो है वो स्पष्ट इन्होंने कहा था कि संप्रभुता का जो है वो विभाजन नहीं किया जा सकता है, संप्रभुता अविभाज्य है, जबकि यहाँ पे बताया जा रहा है विभाज्यता। तो विभाज्यता जो है संप्रभुता की विशेषता नहीं होती है। सुनिश्चितता, स्थायित्व और अनन्यता जो है वो संप्रभुता की विशेषता में आता है। चलिए, अगला प्रश्न दिया है संविधान के अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देते हैं। यूपीएससी के सदस्यों को जो है वो हटाने के बारे में कौन सा अनुच्छेद विवरण देता है और किसके द्वारा हटाया जाता है बताना है। 323, 325, 317 और 319 में से एक को चुनिए है। जी, जयाबोधा ने 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक में संप्रभुता की अवधारणा दी थी। आ जाइए भैया। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों को यदि हटाना है तो अनुच्छेद 317 के तहत जो है वो राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। उत्तर सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा अनुच्छेद 317 के तहत। चलिए, ग्रीक नगर राज्यों के नागरिकों के नागरिक ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। ग्रीक नगर राज्य का नागरिक कौन है भैया? इसमें से मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों का स्वामी और राजनीतिक विचारक, चारों में से एक को चुनिएगा। चलें तो भैया स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को यूनानी नगर राज्यों या ग्रीक नगरों का जो है वो नागरिक माना जाता है। उत्तर आपका जो हो जाएगा उसमें सी विकल्प के लिए सही होगा। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति डॉट 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 द्वारा निर्वाचित किया जाता है। प्रत्यक्ष चुनाव, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, संसद के सदस्य, निर्वाचक मंडल, चारों में से एक को चुनिएगा। चलिए कमलेश जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए भैया, क्या बात है? तेजी से उत्तर करिए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है। इसमें कौन-कौन शामिल होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, आपकी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, आपकी राज्यों की विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी। ध्यान रखिएगा, दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य भी जो है इसमें इतने लोगों के द्वारा एक निर्वाचक मंडल का निर्माण किया जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, या एक अप्रत्यक्ष जो है वो विधि से चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव ऐसे चुनाव को कहते हैं जिसमें जनता सीधे भागीदार नहीं होती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो है वो चुनते हैं। अगला प्रश्न है कि नोटा को मतदान में भारत की वोटिंग मशीन में पहली बार कब पेश किया गया? आपको 2001-2 दिया है, 2008-9 दिया है, 2013-14 दिया है, 10-11 दिया है। चलें, नोटा को मतदान में कब शामिल किया गया भारत के? चलें, 8-9 की यदि आप लोग बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो पंचायत चुनाव में प्रयोग हुआ था, लेकिन संपूर्ण रूप से आप देखेंगे तो 2013-14 के लोकसभा चुनाव में जो है वो पहली बार नोटा का चुनाव किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। उत्तर आपका सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा। पंचायत चुनाव में जो है कुछ स्थानों पे नोटा का प्रयोग जो है वो हुआ था, लेकिन संपूर्ण भारत में एक यदि हम बात करें तो लोकसभा चुनाव 2013-14 में प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, कौटिल्य ने अपने राजमंडल में विजिगीषु का राजा के रूप में उल्लेखित किया है किसको? विजिगीषु का राजा।
चले भैया। तो सब लोग जो है विजिगीषु का राजा कौन होगा? वह व्यक्ति जो विजेता होगा, जो जीतने की इच्छा रखता होगा। चलिए, तो विजेता व्यक्ति को जो है वो विजिगीषु का राजा जो है घोषित किया इन्होंने। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला दिया, संविधान का वह खंड जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी के बारे में उल्लेख करता है या बताता है। कहाँ पे है भैया? मौलिक अधिकार प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। चार में से किसी एक को चुनिए भैया। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य की जिम्मेदारी कहाँ पे सुनिश्चित की गई है भैया? अच्छा जी, थोड़ा और जूम कर दें। अभी तक किसी ने कंप्लेन ही नहीं किया कमलेश जी, मैं क्या करूं? मेरे पास जो है स्क्रीन जो है वो बड़ी है, तो मुझे ज्यादा समस्या नहीं होती है। आप लोग जब कहते हैं तभी मुझे भी ध्यान आता है। तो आप लोग भैया, यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो पढ़ने में, तो आप लोग जो है जरूर एक बार बता दिया करिए। चले भैया। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो है वो राज्य की जिम्मेदारी को सुनिश्चित किया गया है। कहाँ पे? आर्टिकल 51 में। और यह कहाँ किस में आएगा? आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आगे बढ़िए भैया, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला दिया है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। कितने वर्ष के लिए जो है वित्त आयोग की नियुक्ति होती है? आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष। चारों में से एक को चुनिएगा। चलें, तो वित्त आयोग की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष के लिए जो है वो एक वित्त आयोग की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ेंगे। वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष का नाम बताइए कमेंट करके। चलें, केंद्रीय प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 10 सदस्य, 20 सदस्य, 30 सदस्य या 40 सदस्य? प्राक्कलन समिति के लिए उत्तर करेंगे। कौन कौन लोग जो है इसमें शामिल होते हैं? राज्यसभा से कितने, लोकसभा से कितने? चलें, तो आपका उत्तर इसमें जो होगा सही हो जाएगा 30 के लिए। और 30 के 30 जो सदस्य हैं इसमें केवल और केवल जो है वो लोकसभा से आते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को जो है स्थान नहीं दिया जाता है। केवल लोकसभा के 30 सदस्यों से मिलकर जो है केंद्रीय प्राक्कलन समिति का निर्माण होता है। उत्तर आपका जो होगा इसमें सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग सी विकल्प के साथ जाएंगे। और इसी के साथ जो है हम लोगों ने आज का पेपर कंप्लीट कर लिया है। जाते जाते एक बार फिर से आपको दिला दूं कि आप सभी के लिए जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे आपके इंडियन ज्योग्राफी का एक नया बैच शुरू किया जा रहा है। तो जो लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट, यूपी पीसीएस, आरओ, एआरओ या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पे आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप भैया जो है इस बैच को आवश्यक रूप से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलेंगी। सबसे पहले आपको जो है वो डिस्क्रिप्टिव क्लास मिलेगी। सारी क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी। इसमें आपके टॉपिक वाइज सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कराए जाएंगे। साथ में आपको नोट्स भी आपका जो है वो प्रिपेयर कराया जाएगा, क्योंकि आपकी जो सबसे बड़ी समस्या रहती है, पढ़ने के बाद भी आप लोग जो है वो कंटेंट ढूंढते हैं कि हमारे पास जो है वो स्टडी मटेरियल नहीं है। तो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के साथ साथ आपको स्टडी मटेरियल भी, आपका पूरा नोट्स प्रिपेयर कराया जाएगा। साथ में आपको डेली एमसीक्यू की क्लास मिलेगी, जिसमें आप जो है वो क्वेश्चन आंसर नियमित रूप से अभ्यास करेंगे। आपको जो है वो 5 कंप्लीट टेस्ट सीरीज भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आप बात करेंगे तो इसमें आपको मैपिंग की जो है वो क्लास मिलेगी। इसमें पूरे इंडिया को हम लोग जो है विजिट करेंगे 3D और 2D के माध्यम से। जितनी भी हमारे जो है वो प्राकृतिक और हम लोगों को जो जो चीजें हैं, हम पर्वत, पठार, नदियां, उनको जो है हम लोग मैप के माध्यम से करेंगे। इंपॉर्टेंट लोकेशन को करेंगे, क्योंकि ढेर सारे प्रश्न जो है हमारे इंडियन मैपिंग से पूछे जाते हैं। साथ में आपके यदि बात करें क्लास के ड्यूरेशन की, तो यह आपकी जो है वो 1.5 घंटे से लेके जो है वो 2 घंटे की क्लास होगी। और टोटल जो इसमें टाइम लगेगा वो आपके 40 से 45 क्लास लगेगा, यानी 40 से 45 दिन का इसमें आपको समय लगेगा। इसके लिए शुल्क जो है वो 500 रुपए निर्धारित किया गया है। जो लोग भी
ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, ज्योग्राफी के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग जो है 12:10 पे आप लोगों के लिए सुबह दोपहर में जो है वो 12:10 पे आप लोगों के लिए ज्योग्राफी की प्रैक्टिस क्लास चल रही है। आप लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन करिए और साथ में मंडे से आपको जो है यानी सोमवार से आपके लिए जो है इंडियन ज्योग्राफी का ये बैच स्टार्ट किया जा रहा है। 500 रुपए इसके लिए शुल्क निर्धारित है। इसमें एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है 3 आपको डेमो क्लास मिलेगी। डेमो क्लास आप लोग जो है उन्हीं को मिल पाएगी जो 7007701847 इस नंबर पे जो है 1847 इस नंबर पे जो लोग जो है व्हाट्सएप करेंगे अपना नाम और सब्जेक्ट लिख के, उन्हीं को जो है डेमो क्लास उपलब्ध करा पाऊंगा, क्योंकि ये क्लास यूट्यूब पे नहीं होती है और एप्लीकेशन पे जो है वो डेमो क्लास कराने की सुविधा नहीं होती है। आप पेमेंट करेंगे उसके बाद ही आपको कुछ मिलेगा। तो आपको उसके लिए एक अल्टरनेटिव है कि आपको एक बैच बना के उसमें जो है वो मैं आपको डेमो क्लास उपलब्ध करा दूंगा। तो जो लोग इस पे मुझे मैसेज कर देंगे उन लोगों को जो है डेमो क्लास उपलब्ध करा दिया जाएगा। भैया आप लोग डेमो ले लीजिए। डेमो लेने के बाद भी यदि आप पेमेंट कर देते हैं, बैच ज्वाइन कर लेते हैं और आपको 10-15 क्लास करने के बाद भी यदि आपको ऐसा लग जाता है कि जो है हमको लाभ नहीं हो रहा है या इस क्लास की हमको आवश्यकता नहीं थी, हमने जल्दीबाजी में ले लिया, तो आप अपना पूरा पैसा रिफंड करा सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में मिलेगी। आप जो है निश्चिंत रहेंगे। यदि एक बार इंडियन ज्योग्राफी को पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर आपको कहीं से भी ना स्टडी मटेरियल जुटाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको समस्या होगी, ना ही कोई फैक्ट आपका छूटेगा। तो ये सारी सुविधाएं आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। तो फिलहाल के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए। कल 12 बजे दोपहर में हम लोग फिर से मिलेंगे। किसके साथ? ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन के साथ। फिर रात में मिलते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस के प्रैक्टिस सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड